हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है स्टडी IQ IAS के हिंदी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अभिषेक कुमार। ये ज्योग्राफी यूपीएससी प्री PYQ सीरीज का 5वां वीडियो है। यदि आपने अभी तक प्रीवियस 4 वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप उन वीडियोस को देख लें। ऐसा नहीं है कि उन वीडियोस को ना देखे जाने की कंडीशन में आपको ये वीडियो समझ में नहीं आने वाला है। बस एक सिलसिलेवार तरीके से हम पूरे सीरीज को चला रहे हैं, यानी कि पहले हमने एक जनरल इंट्रोडक्शन के फॉर्म में यहाँ पर क्वेश्चन उठाए, देन उसके बाद जियोमॉर्फोलॉजी के कुछ क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया और अब हमारी क्लाइमेटोलॉजी की सीरीज चल रही है। तो आप भी इसी सीक्वेंस को यदि फॉलो करेंगे तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियली हो सकता है। दैट इज़ वाई। चलिए प्रारंभ करते हैं इस 5वें वीडियो को। उससे पहले भाई, यदि आपको इनकी PDF चाहिए हो तो आप मेरे टेलीग्राम हैंडल से कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पर मैं आफ्टर अपलोडिंग द वीडियो मैं पूरी PDF अपलोड कर देता हूँ। कई बार थोड़ा सा देर हो जाती है तो उसको मैनेज कर सकते हैं हम। और ये है मेरे तमाम प्रकार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ये है QR लिंक जिसके माध्यम से आप कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं कि लास्ट क्लास में मैंने आपको एक होमवर्क के तौर पर क्वेश्चन दिया था। ये होमवर्क था जिसके आंसर कई स्टूडेंट ने दिए थे। कई के बट ऑब्वियस है कि सही थे और कई के बट ऑब्वियस है कि गलत थे। क्वेश्चन क्या है कि मेघाच्छादित रात में ओस की बूंदें क्यों नहीं बनती हैं। भाई देखिएगा, असल में ओस बनने के लिए जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट है कि जो भी तापमान है ये तापमान अपने ओसांक बिंदु तक पहुंचे। अब यदि इस तापमान को हम डायरेक्टली ऐसा बोल दें तो समझ में नहीं आएगा। अर्थात पृथ्वी का ऊष्मन हुआ। पृथ्वी के ऊष्मन की क्रिया में जो पृथ्वी से ऊष्मा मुक्त हो रही है दीर्घ तरंगों के फॉर्म में, यानी कि यदि हम दिन टाइम की बात करते हैं तो पृथ्वी को ऊष्मा दिन में लघु तरंग के रूप में मिलती है और वही रात्रि काल में दीर्घ तरंग के रूप में ये पृथ्वी ऊष्मा छोड़ती है। देन वो जो ग्रीन हाउस गैसें हैं इस ऊष्मा को थोड़ी देर अपने अंदर संचित करके रखती हैं और फिर वापस से ये अंतरिक्ष में छोड़ती हैं। इसी को शायद ग्रीन हाउस प्रभाव के नाम से जाना जाता है। यहां याद रखिएगा कि ये जो तापमान है जो कि पृथ्वी से रात्रि काल में उत्सर्जित हो रहा है, इसको ओशांक बिंदु तक पहुंचना है। ओशांक बिंदु अर्थात वह बिंदु जहां पर यह जलवाष्प पानी में परिवर्तित हो जाए, इस बिंदु को पाना है। और ओस बनने की कंडीशन में जो सतह है उसका ठंडा होना बड़ा आवश्यक है। और यदि मान लीजिए मेघ यहां पर आ जाते हैं तो ये मेघ जो ग्रीन हाउस प्रभाव है अर्थात जो पृथ्वी का ऊष्मन है इसमें वृद्धि कर देते हैं। कारण यह है कि पृथ्वी से निकलने वाले ताप को ये वायुमंडल के अंदर ही घुमाते रहते हैं, जिसके कारण पृथ्वी आवश्यक रूप से जितनी ज्यादा ठंडी होनी चाहिए थी उतनी ज्यादा ये ठंडी नहीं हो पाती और इस कंडीशन में मेघों का निर्माण नहीं हो पाता। यानी कि 4 स्टेटमेंट यहां पर थे। मैंने मोर और लेस बता दिया कि ये क्यों है, पर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली जरा एक बार देख लेते हैं हम कि भूपृष्ठ से निर्मुक्त विकिरण को बादल अवशोषित कर लेते हैं। नहीं, अवशोषित नहीं करते हैं, परावर्तित करते हैं, इसलिए अवशोषित को हमने गलत मान लिया। पृथ्वी के विकिरण को बादल वापस परावर्तित कर देते हैं। ये देखिएगा, यही स्टेटमेंट मैंने बोला था, तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल राइट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। परंतु यदि मान लीजिए यहां पर और अदर ऑप्शन होते कि भाई 1 और 3 सही है या फिर A या B सही है, इस टाइप के यदि होते तो हम आगे पढ़ते। परंतु यहां पर हमको डायरेक्टली ऑप्शन नंबर बी करेक्ट मिल गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। जिनने भी कमेंट सेक्शन में और मेरे ग्रुप में ऑप्शन नंबर बी को टिक किया था भाई, वो बिल्कुल सही है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूरे वर्ष 30 डिग्री उत्तर से 60 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच बहने वाली हवाएं पछुआ पवने यानी कि वेस्टर्लीज कहलाती हैं। मैं आपको बता देता हूं कि ये 2015 का क्वेश्चन है और इस 2015 के क्वेश्चन में डिस्प्यूट भी हुआ था। अर्थात ये जब क्वेश्चन आया था तो आधे से ज्यादा लोगों के आंसर गलत थे। मैंने इस वर्ष एग्जाम दिया नहीं था, परंतु हाँ मेरे को अच्छे से याद है कि 2015 में जिन भी व्यक्तियों ने एग्जाम दिया था उन्होंने इसका आंसर गलत लगा के आया था। कारण क्या है कि स्टेटमेंट नंबर 1 को यदि आप देख लें तो ये बिल्कुल सही है कि भाई 30 डिग्री उत्तर से 60 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच पछुआ पवनें प्रवाहित होती हैं, यानी कि वेस्टर्लीज का ये क्षेत्र है। बिल्कुल सही लगा दिया। अब जब हम ऑप्शन पे टिक करके आए और यूपीएससी ने अपना आंसर बताया तो कई लोगों में ये डाउट हुआ कि अरे यार मेरा ये क्वेश्चन कैसे गलत हो सकता है, बल्कि ये तो मैंने इतने बार पढ़ा है यार, ये गलत हो ही नहीं सकता, बिल्कुल कॉमन सा, यानी बिल्कुल इतना आसान सा क्वेश्चन मेरा कैसे गलत हो गया, मैंने इसको चूज नहीं कर पाया। पर यूपीएससी में जब इसके लिए पिटीशन लगी और यूपीएससी ने जब इसका आंसर दिया तो बोला कि भाई लाइन ध्यान से पढ़ लो,
लाइन में बोला गया है 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, यानी कि आप यहां से शुरू कर रहे हैं, यदि यह है पृथ्वी को 30 से शुरू कर रहे हैं और 60 यहां तक ला रहे हैं, मतलब कि आप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र को भी यहां पर शामिल कर रहे हैं। असल में यदि यहां पर होता 30 डिग्री उत्तर से लेकर 30 डिग्री दक्षिण 60 डिग्री उत्तर, व यहां पर होता 30 डिग्री उत्तरी दक्षिणी अक्षांश से लेकर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, तो यह क्षेत्र बिल्कुल पछुआ पवनों के प्रभाव का माना जाता है, परंतु यहां पर यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाली आर्द्र वायु संहतियां मॉइस्ट एयर मॉसेज पछुआ हवाओं के भाग हैं। ये भाग बिल्कुल सही है, यानी कि भारत में जिसको हम पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जानते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के नाम से जानते हैं, जो कि भूमध्य सागर में उठे चक्रवात के कारण दिल्ली, हरियाणा, पंजाब इस रीजन में वर्षा कराता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक ये वर्षा कराता है। और साथ ही साथ जब आप उच्च अक्षांशों पर जाते हैं, यानी कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, यहाँ पर ये हिमपात कराने के लिए उत्तरदायी माना जाता है, उसके अकॉर्डिंगली ये बोल रहा है। तो यहाँ पर बोला गया है कि कौन से कथन इसमें सही है, तो ओनली 2 वाला हमारा ऑप्शन बिल्कुल राइट माना जाएगा। पवनों का मौसमी उत्क्रमण किसका प्ररूपी लक्षण है? बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ये यूपीएससी के लायक भी मुझे नहीं लगता है, परंतु दिया था, है ना। ईयर मैंने यहां पर मेंशन नहीं कर पाया है, एक बार आया था, ये देख लेते हैं भाई। भूमध्य रेखीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु। भूमध्य सागरीय जलवायु महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर पाई जाती है, और वो भी कहां पर? तो भूमध्य सागर का जो अक्षांशीय विस्तार है उसके आसपास, यानी कि आप पेरू, चिली वाला जो एरिया है वहां पर पाई जाएगी, ठीक है। जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया वाला सेक्शन है वहां पर पाई जाएगी, ठीक है। यानी कि ऑस्ट्रेलिया के कई क्षेत्रों में ये देखने के लिए मिलती है, दक्षिण अमेरिका में भी देखने के लिए मिलती है, उत्तर में भी देखने के लिए मिलती है, परंतु कुछ स्पेसिफिक रीजन्स में, ठीक है। मॉनसूनी जलवायु, तो भाई इसका आंसर मैं बता देता हूं। मॉनसूनी जलवायु असल में क्यों है ये, तो जब इंडियन क्लाइमेट आपने पढ़ा होगा तो वहां पर एक शब्द अवश्य सुना होगा, इसका नाम है मॉनसून। मॉनसून शब्द मौसम शब्द से लिया गया है, और ये मौसम शब्द अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है हवाओं के चलने की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन। इज दैट क्लियर? हवाओं का चलने की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन, जिसको यहां पर ऑफिशियली आप बोलेंगे मौसमी उत्क्रमण। ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा भाई? मॉनसून जलवायु। बिल्कुल सिंपल सा, यानी कि आपको यदि इनके अर्थ मालूम होंगे तो अर्थ मालूम होने की कंडीशन में आप इजीली यहां पर आंसर दे पाएंगे। ठीक है, इसीलिए जब मॉनसून पढ़ाया जाता है तो पहले तो उसकी परिभाषा बताई जाती है कि भाई इसका अर्थ क्या होता है, पहले अर्थ जान लेते हैं, है ना, ताकि इस टाइप के यदि क्वेश्चन आ जाए तो आधे लोग तो ये नहीं समझ पाएंगे कि मौसमी उत्क्रमण क्या होता है। ये मौसमी उत्क्रमण यानी कि हवाओं का चलने की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन हो जाना। जैसे कि लाइक यदि मैं इंडिया की बात करता हूं, यह है भाई हमारा भारत का मैप, है ना, यहां पर आता है सिक्किम, और पश्चात जब आप आगे की ओर बढ़ेंगे तो यहां पर नॉर्थ ईस्ट इंडिया आपको दिखाई देगा। यह है LOC, एक रफली मैनर में बनाने का यदि मैं प्रयास करूं तो यह है भारत। भारत में जब मॉनसून आता है तो आता है एक्चुअली साउथ वेस्ट डायरेक्शन से, कुछ इस प्रकार से, और ये पूरे भारत में वर्षा कराता है, और इसको कहा जाता है लौटता मानसून। ये आता है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से, ये केवल और केवल कोरोमंडल तट पर वर्षा कराता है। तो ये क्या है? यही तो है हवाओं का चलने की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन, कि जब भारत में ग्रीष्म ऋतु थी उस समय भारत में जो मानसून आ रही थी या फिर मानसूनी पवनें आ रही थी, ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आ रही थी, और जब भारत में शीत ऋतु आई, लौटता मानसून आया, तो ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आ रही हैं। इनका परिवर्तन हो गया, है ना, साउथ वेस्ट से ये नॉर्थ ईस्ट में जा रही थी, अब ये नॉर्थ ईस्ट से आ रही है और साउथ वेस्ट में प्रवेश कर रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। तड़ित झंझा के दौरान आकाश में तड़ित किसके या किनके द्वारा उत्पन्न होते हैं? तड़ित झंझा के बारे में मैं आपको बता दूं कि यानी कि जिसको हम सामान्यतः बिजली का कड़कड़ाना बोलते हैं, इसमें 50,000 फ़ारेनहाइट, 50,000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक की ऊष्मा निकलती है। ठीक है, जो कि सूर्य से लगभग 5 गुना है। सूर्य का जो बाहरी भाग है उससे लगभग 5 गुना है ये। ठीक है, मतलब कि ऊष्मा बहुत ज्यादा निकलती है। इसके बारे में पूछ रहा है कि आकाश में कपासी वर्षा मेघों के मिलने से ये होता है। तड़ित से जो वर्षा मेघों को पृथक करती है, हवा और जल कणों के ऊपर की ओर तीव्र चलन से होता है। भाई ये तीनों ही नहीं है। इसमें से पूछा क्या गया है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। उपरोक्त में से कोई भी तड़ित झंझा उत्पादित नहीं करता है। ये बिल्कुल सही है। ठीक, एक्चुअली जब हवा वायु से प्रवेश करती है तो उसके बारे में बात करी जाती है कि कोई बिजली है, ये हवा से गुजर जाएगी। हवा से गुजरने की कंडीशन में यहाँ पर बहुत ज्यादा ऊष्मा पैदा होगी, या फिर यूं कहा जाए कि ऊर्जा पैदा होगी।
जिसके कारण संबंधित क्षेत्र की जो वायु है ये गर्म होगी, यहाँ पर आवाज़ आएगी। आवाज़ आने की कंडीशन में फिर जैसे ही आवाज़ आई यानी कि एनर्जी रिलीज हुई 50,000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक की ये एनर्जी रिलीज होगी। फिर जो वायु है ये ठंडी होगी, और ठंडी होगी तो फिर इसमें एक टेम्परेचर मेंटेन आपको देखने के लिए मिलेगा, यानी कि तापमान में फिर परिवर्तन आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये तमाम प्रकार की, यानी कि जहाँ पर आप क्लाउड्स के बारे में पढ़ते हैं वहाँ पर ये तमाम प्रकार की चीज़ें आप डिस्कस करते हैं। तो ये 4 में से 3 में से कोई भी नहीं लगा मुझे। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की विशेषता है? देखो भाई, सवाना प्रदेश की जलवायु दैट मीन्स ये है हमारा अफ्रीका महाद्वीप वाला सेक्शन। जब आप अफ्रीका महाद्वीप को देखते हैं तो यहाँ ऊपर की ओर दिखाई देता है भूमध्य सागर वाला एरिया, और भूमध्य सागर के आसपास फैली हुई जो जलवायु है इसको कहा जाता है भूमध्य सागरीय जलवायु। नीचे की ओर आते हैं तो आपको दिखाई देगा सहारा मरुस्थल वाला क्षेत्र, और नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पर आपको सवाना, थोड़ा सा ऊपर की ओर है ना, सहारा से जस्ट नीचे की ओर, और यहाँ पर आपको सवाना देखने के लिए मिलेगा। तो ये सवाना तुल्य जलवायु की बात कर रहा है। कैसी जलवायु होती है? तो वर्ष भर वर्षा होती है? नहीं, ये वर्ष भर वर्षा भूमध्य रेखीय जलवायु वाले क्षेत्र, हाँ भूमध्य रेखीय जलवायु वाले क्षेत्रों में होती है, जहां पर आपको सदाबहार वनों का विकास देखने के लिए मिलता है। परंतु ये सवाना क्या है? तो सवाना एक्चुअली एक घास के मैदान है। इज दैट क्लियर? तो केवल शीतकाल में यहां पर वर्षा होती है? नहीं भाई, शीतकाल में वर्षा, अत्यंत अल्पकालिक शुष्क वर्षा ये भी नहीं होगा। निश्चित शुष्क और आर्द्र वर्षा होती है, ये बिल्कुल सही माना जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी कि भाई घास के मैदान है। वास्तविकता में ये उष्णकटिबंधीय ग्रासलैंड एरिया है, घास के मैदान है, और इन घास के मैदानों में एप्रोप्रिएट वर्षा होती है। अर्थात ये सवाना घास के मैदान आते कहां पर हैं भाई? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, अर्थात कर्क और मकर रेखा के मध्य वाले क्षेत्र में ये स्थित है। और जब ये कर्क और मकर रेखा के मध्य वाले क्षेत्र में स्थित है तो इसका मतलब होता है कि भाई एक विशेष मौसम में यहाँ वर्षा होती है। हो सकता है कि कई बार ये शीतकाल में भी वर्षा हो जाए, तो यहाँ पर शुष्क ऋतु का भी प्रभाव आपको देखने के लिए मिलेगा और आर्द्र ऋतु का भी प्रभाव देखने के लिए मिलता है। दैट इज वाई ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा LAC हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, LAC, अरे यार कई बार ना ये गुस्सा हो जाता है। LAC हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, एंड LOC जम्मू कश्मीर, पंजाब, गुजरात, एंड ये है पूरा का पूरा कवर अप होते हुए। देखिएगा एक बात कि यहाँ पर बोला क्या गया है। सबसे पहला स्टेटमेंट है कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। मतलब कि भाई आप खड़े हुए हैं मान लीजिए नीलगिरी वाले क्षेत्र में, यहाँ पर आपको सदाबहार वनों का विस्तार देखने के लिए मिलेगा, और फिर आप उत्तर की ओर जाइए तो यहाँ पर आता है लेह। ठीक है, लेह और नीलगिरी में क्या असमानता देखने के लिए मिल रही है? ये भारत का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है, अर्थात यहाँ पर न्यूनतम वर्षा देखने के लिए मिलती है। और ये नीलगिरी वाला क्षेत्र क्या है? दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा वर्षा यहाँ पर होती है, अर्थात यहाँ पर आपको सदाबहार वनों का विस्तार देखने के लिए मिलेगा। ये मतलब कि ये स्टेटमेंट यदि आप ट्रिपिकली देखें, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली देखने का प्रयास करें, तो जब आप साउथ से नॉर्थ की ओर जा रहे हैं तो साउथ से नॉर्थ की ओर जाने पर इसमें कमी आ रही है वर्षा के पैटर्न में। ठीक है, वर्षा में। तो ये स्टेटमेंट हमारा एक बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। तो भाई ये तो एक लाइन ही आती है जब आप इंडियन मॉनसून को पढ़ते हैं कि पूर्व से पश्चिम में जाने पर, या फिर अभी मैं जा रहा हूं वेस्ट टू ईस्ट में जाने पर जो वर्षा का परसेंटेज है ये कंटिन्यूसली बढ़ता है, इंक्रीज होता है, और इसीलिए भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र यहां पर आपको नजर आता है। दैट इज कॉल्ड मौसिन राम, या फिर कई बार इसको माओ सुंदरम भी कहा जाता है। चेरापूंजी क्षेत्र में ये लोकेटेड है, और ये है हमारा लेह। यहां पर आपको विस्तार देखने के लिए मिलेगा थार डेजर्ट का, यानी कि थार मरुस्थल का यहां पर विस्तार है। तो मोर और लेस यदि आप देखेंगे तो पूर्व से पश्चिम में वर्षा का घनत्व घटता है, या फिर मैं यूं बोल लूं कि पश्चिम से पूर्व में वर्षा का घनत्व बढ़ता है। दोनों ही एक ही बात है। यहां पर बोला गया है उत्तर भारत के मैदान में वार्षिक वृष्टि की मात्रा, वृष्टि से कंफ्यूज नहीं होना, वर्षा की ही बात हो रही है, पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। यानी कि जब आप मौसिन राम से थार डेजर्ट की ओर आ रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 हमारे दोनों ही सही माने जाएंगे। इस लाइन को जरा ध्यान से पढ़ लेना कि यूपीएससी कई बार कंफ्यूज कर देता है, और इसका प्रत्यक्ष एग्जाम्पल मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में ही दे दिया था, जहां पर ये कंफ्यूज कर रहा था हमको। ये बहुत डिस्प्यूटेड क्वेश्चन रहा है अपने टाइम का। एक और बात भाई कि
आप जब भी आंसर लगाएं ना तो आंसर डायरेक्टली ना लगाएं, इस लाइन को जरा ध्यान से पढ़ लें। ये बात मैंने पहले ही बताई है और अभी मैं फिर से बता रहा हूं, ये कई बार इस लाइन को चेंज कर देता है कि कौन से कथन गलत हैं, और हम चूंकि बहुत ज्यादा पॉजिटिव सोच वाले इंसान हैं तो हम वही आंसर लगा के आ जाते हैं कि हाँ ये सही है। यानी स्कूल का नहीं है ये एग्जाम, ये यूपीएससी का एग्जाम है, जरा आप समझिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, देखिएगा अफ्रीकी और यूरेशियाई मरुस्थलीय क्षेत्र के निर्माण के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं या फिर क्या हो सकता है, यानी कि एक कथन भी सही हो सकता है और कई कथन भी सही हो सकते हैं। ठीक, आपने एक डायग्राम पढ़ा होगा जिसमें आप पढ़ते हैं त्रिकोशीय वायुमंडलीय परिसंचरण का डायग्राम। ये होती है हमारी पृथ्वी, और इस पृथ्वी पर आपको विभिन्न प्रकार की वायुदाब पेटियां मौजूद दिखाई देती हैं। लाइक यह है निम्न वायुदाब पेटी, जब आप ऊपर की ओर जाते हैं तो यहाँ पर उच्च वायुदाब पेटी, और ऊपर की ओर जाते हैं तो आपको एक और निम्न वायुदाब पेटी, और ऊपर की ओर जाते हैं तो यहाँ पर उच्च वायुदाब पेटी। कंफ्यूज ना हो, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको। अगेन यहाँ पर उच्च वायुदाब पेटी, यहाँ पर फिर से निम्न वायुदाब पेटी, और यहाँ पर उच्च वायुदाब पेटी, मतलब कि कुछ इस प्रकार से भाई। ये हमारी लो प्रेशर बेल्ट, ये है हमारी हाई प्रेशर बेल्ट, लो प्रेशर बेल्ट, हाई प्रेशर बेल्ट, दोनों ही गोलार्धों में सेम कंडीशन है ये। ठीक, अब ये बनती कैसे हैं, बस इतना ध्यान आप रखिएगा कि सूर्य के प्रकाश, वायुदाब की उपस्थिति, इसमें आप ये पढ़ते हैं कि भाई यहां से पवन उठती है और पवनें उठकर गिरती हैं इस 30 से 25 डिग्री अक्षांशों के मध्य वाले एरिया में। ये बात मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि अफ्रीकी और यूरेशियाई मरुस्थलीय क्षेत्र, और ये आते किसमें है असल में, उच्च वायुदाब पेटी में। उच्च वायुदाब पेटी मतलब कि ये 30 डिग्री से लेकर या फिर 25 डिग्री से लेकर 35 डिग्री तक के मध्य के क्षेत्र में आते हैं, और यहां पर आपको हाई प्रेशर बेल्ट का प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। ये पूरा डायग्राम समझाना, यानी कि ये पीवाईक्यू में पॉसिबल नहीं हो पाता है, अन्यथा की स्थिति में वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये वीडियो की लेंथ भी मुझे मेंटेन करनी है, इसलिए मैं एक एक कंसेप्ट को बड़ा डिटेल में नहीं समझा पाऊंगा, परंतु हाँ मैं बता जरूर देता हूं कि भाई ये क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से या फिर किस टॉपिक से रिलेटेड है। सब्जेक्ट तो पता ही है ज्योग्राफी है, परंतु ज्योग्राफी के किस टॉपिक के अंतर्गत ये आ रहा है। तो जहां पर आप ट्राइसेरियो मेरिडोरियन डायग्राम ऑफ एयर मास मूवमेंट या फिर त्रिकोशीय वायुमंडलीय परिसंचरण का डायग्राम पढ़ते हैं, वहां से ये क्वेश्चन आया है। यह उपोष्ण उच्च वायुदाब कोशिकाओं में अवस्थित है, यानी कि हाई प्रेशर बेल्ट में ही आता है, बिल्कुल सही है। यह उष्ण महासागर धाराओं के प्रभाव क्षेत्र में आता है, ये गलत है। कारण यह है कि भाई मरुस्थलीय क्षेत्रों के विकास की बात की गई है, तो यहां पर उष्ण अर्थात गर्म जलधाराओं का प्रभाव नहीं होगा, यहां पर ठंडी जलधाराओं का प्रभाव हमको देखने के लिए मिलेगा। लाइक कैनरी की ठंडी जलधारा है ना, अगुलहास की ठंडी जलधारा, इनका प्रभाव। तो इस संदर्भ में उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं, जरा इसके बारे में देखें तो केवल और केवल एक इसमें सही निकल के आता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। उससे पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भाई, कि यदि आप 2025 के यूपीएससी एग्जाम को टारगेट कर चुके हैं और साथ ही साथ आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है और आप एक बार में पूरा का पूरा कोर्स रिवाइज करना चाहते हैं, और इसके लिए आपको एक बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट की आवश्यकता है, इंस्टीट्यूट की तलाश में है, तो आपके लिए स्टडी IQ IAS ने ये SIP प्लस प्रोग्राम लॉन्च किया है। AKB लाइक कोड का आप यूज करेंगे तो आपको इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। 20 जनवरी सुबह 8 बजे से इसमें क्लासेस प्रारंभ होने वाली हैं। ठीक है, तो ये SIP बैच का मतलब क्या होता है भाई, ये एक प्रकार का क्रैश कोर्स है, यानी कि यहां पर आपको पूरा यूपीएससी का सिलेबस पूरा रिवीजन कराया जाएगा प्री के अकॉर्डिंगली। और साथ ही साथ याद रखिएगा कि यहाँ आफ्टर दी लेक्चर MCQ भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिसके माध्यम से आप अपनी जांच कर सकते हैं कि भाई मैं कितना प्रिपेयर हो गया, कहाँ पर मुझ में अभी कमी है और कहाँ पर ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता है। और इसमें आपके मेंटोर और साथ में जो टीचर्स हैं वो तो हेल्प करेंगे ही। इसके लिए यदि मान लीजिए किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो ये मेरी मेल ID भी है, आप इस पर भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, abhishek.bohre@studiiq.com। यानी कि भाई आप जरा देखिएगा कि आपके पास कितने सारे असिस्टेंट्स हैं। ठीक, PYQ मैं यहाँ पर करा रहा हूँ, बैच ज्वाइन करते हैं तो मेंटोर आपके पास हैं, है ना। यहाँ पर आप मुझसे भी कनेक्ट हो सकते हैं। मुझसे कनेक्ट होने के भी बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास, यानी कि सोशल मीडिया अकाउंट्स भी हैं, टेलीग्राम अकाउंट भी है, मेल अकाउंट भी है। तो यानी कि एक प्रकार से जब आप इन बैचेस में ज्वाइन होते हैं तो पूरे कांटेक्ट में आप टीचर के, मेंटोर के और सभी के कांटेक्ट में रहते हैं, जिससे समय समय पर आपको जो भी दिक्कतें आ रही हैं यूपीएससी के एग्जाम में वो बहुत ही ज़्यादा इजीली सॉल्व हो जाती हैं।
ये तो हुई 2025 के स्टूडेंट की बात। 2026 के स्टूडेंट भी AKV लाइव कोड का यूज करके इन बैचेस का पार्ट बन सकते हैं, पर याद रखना कि 2026 और 27 के स्टूडेंट इस कोड को बड़े अच्छे से ध्यान में रखें। कारण यह है कि इसमें आपको और भी कुछ जो सुविधाएं हैं, यानी कि इसमें SIP प्रोग्राम तो अवेलेबल है ही, MRP भी है, IGP प्रोग्राम भी इसमें है, और जो अन्य सुविधाएं होती हैं जैसे कि NCERT प्रोग्राम इसमें नहीं है। ये आपको जब मिलेगा जब आप AKV लाइव कोड का यूज करेंगे। इसमें 27 जनवरी 2025 से सुबह 8 बजे क्लासेस प्रारंभ हो रही हैं। यहां पर एक और बात है कि ये प्रतिज्ञा बैच है भाई। हाँ, ये सुन लीजिए, ये प्रतिज्ञा बैच है, यानी कि इनमें एडमिशन लेने पर यदि आप UPSC का प्री क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपकी पूरी की पूरी फीस रिफंड होगी, और यदि मान लीजिए नहीं कर पाए, फीस वापस लेनी है, तो कुछ नहीं करना है आपको, मेहनत करते जाओ। आप मेहनत करने पर जो मंथली टेस्ट होते हैं उसमें यदि आप फर्स्ट रैंक हासिल कर लेते हैं तो फर्स्ट रैंक हासिल किए जाने पर आपको 11,000 रुपए तक का मासिक इनाम, या फिर इसको बोल सकते हैं कि एज अ प्राइज मनी आपको दिया जाएगा, ये 11,000 रुपए तक। ठीक है, यानी कि ये प्रतिज्ञा बैचेस हैं जो पहले लॉन्च हुए थे, जो नहीं ले पाए थे उस समय एडमिशन, उनके लिए फिर से ये मौका आ गया है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवन अधिक सशक्त तथा स्थायी होती है, क्यों? क्या बोला है? उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवन, यानी कि पछुआ पवनों की यह बात की गई है, पछुआ पवन अधिक सशक्त व स्थायी होती है, कारण बताइए। उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में भूखंड कम है, बिल्कुल सही है ये तो, ठीक पता है ना। यानी कि जब आप वर्ल्ड मैप देखोगे, मान लेते हैं कि ये है हमारी भूमध्य रेखा, और भूमध्य रेखा पर जब आपने वर्ल्ड मैप ड्रॉ करना चालू किया तो ये आप कुछ इस प्रकार से ड्रॉ करते हैं भाई। ये हमारा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप वाला सेक्शन, इसके ऊपर जब आप आएंगे तो यहाँ पर जस्ट अ सेकेंड, इसके ऊपर जब आप आएंगे तो यहाँ आपको मैक्सिको की खाड़ी, और ऊपर की ओर यहाँ पर हडसन की खाड़ी वाला एरिया, ये है कैनेडियन शील्ड वाला क्षेत्र, ये है अलास्का, एंड ये है कैलिफोर्निया आइलैंड वाला सेक्शन, ये है हमारा अफ्रीका महाद्वीप, ऊपर की ओर लाल सागर, फारस की खाड़ी, भारत, और यहाँ से आता है साउथ ईस्ट एशिया, ये है कामचटका का पेनिनसुला वाला क्षेत्र, यहाँ से आता है यूरोप, एंड देन डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, एंड ये है सफेद सागर वाला सेक्शन। ठीक है, तो अब क्या है, ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के नीचे दक्षिणी गोलार्ध है। यहाँ पर देख लो भाई, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया नजर आएगा, यहाँ पर अंटार्कटिका है, परंतु कंपैरेटिवली यदि आप उत्तरी गोलार्ध के देखेंगे तो यहाँ पर आपको स्थलखंड कम ही देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए यहाँ पर पवनों को चलने के लिए पर्याप्त स्पेस रहता है, अवरोध नहीं होता है किसी प्रकार का, तो ये महत्वपूर्ण कारण है। उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में कोरियोलिस बल अधिक होता है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध में जो कोरियोलिस बल है ये इक्वल होता है, ये समान होता है। ठीक है, स्थान चेंज होने पर इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, स्थान चेंज होने पर इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, अक्षांश चेंज होने पर इसमें परिवर्तन आता है। यदि आप 90 डिग्री और 90 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश में देखेंगे, यानी कि नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल में यदि आप बात करेंगे तो यहां पर ये मैक्सिमम मिलेगा, भूमध्य रेखा पर ये मिनिमम मिलेगा। क्वेश्चन में ये भूमध्य रेखा और साथ में ध्रुवीय दोनों क्षेत्रों की बात नहीं की गई है, तो यहां पर ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। तो यहां उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं की बात की गई है? ऑप्शन नंबर ए, अर्थात केवल और केवल एक हमारा सही है। दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है? ये लग रहा है यूपीएससी का क्वेश्चन है, 2010 में ये पूछा गया था, बता दो भाई, बनता तो होगा। मैं अभी भी नहीं बताऊंगा, मैं आपको अगले वीडियो में भी नहीं बताऊंगा, आप मुझे इसका आंसर बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। ठीक, इसका आंसर आपको मुझे बताना है, यह आपका होमवर्क है। ठीक, होमवर्क यानी घर जाके मत करना, मुझे कैसे मालूम चलेगा, कमेंट सेक्शन में आंसर बता देना भाई कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत इजी है, दिमाग लगा लो थोड़ा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व में उष्णकटिबंधीय मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांतों में व्यापारिक पवन पट्टी में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। यानी कि यूपीएससी में ये बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है कि भाई जो मरुस्थल हैं ये वेस्टर्न डायरेक्शन में ही क्यों पाए जाते हैं। इसका मेन कारण है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में एक पवन प्रवाहित होती है जिसको कहा जाता है व्यापारिक पवन। हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए ज्यादा एप्रोप्रिएट वर्ड होता है सन्मार्गी पवन। ये प्रवाहित होती है और इनका जो दिशा होती है असल में ये पूर्वा पवन है, यानी कि ये पूर्व से पश्चिम, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में ये प्रवाहित होती हैं।
और जब ये ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में प्रवाहित होती है ना, तो आर्द्रता को ये महाद्वीपों की ओर शिफ्ट करती हैं और महाद्वीपों के पूर्वी भाग में ये ज्यादा वर्षा कराती हैं। पर जैसे जैसे ये आगे बढ़ती जाती हैं तो वैसे वैसे वर्षा का जो परसेंटेज है और जो घनत्व है ये कम होता जाता है, जिसके प्रभाव के परिणाम स्वरूप आप पाएंगे कि पश्चिम में मरुस्थलों का विकास, क्योंकि यहां पर बहुत ही ज्यादा अल्प वर्षा होती है, और पूर्व में सदाबहार वनों का विकास देखने के लिए मिलता है। दैट इज वाई ये वाला जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल राइट है। भारत में पूर्वी हिमालय क्षेत्र उत्तर पूर्वी पवनों से अधिक वर्षा प्राप्त करता है, ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि आप इस मैप के अकॉर्डिंगली देख लें भाई कि जब भारत में मानसून आता है ना, तो ये दक्षिण पश्चिम दिशा से आता है। दक्षिण पश्चिम मानसून जाता है उत्तर पूर्वी दिशा की ओर। ये संपूर्ण भारत में लगभग इतने भारत में ये वर्षा कराता है, ठीक है। और ये जो उत्तर पूर्वी मानसून है ये इस सेक्शन में वर्षा कराता है। तो जितना भी हिमालयन रीजन है वहां पर दक्षिण पश्चिम मानसून ही वर्षा करा रहा है। जो उत्तर पूर्वी मानसून है ये उतनी व्यापक वर्षा नहीं करा रहा है। चलिए भाई, तो ये स्टेटमेंट 2 हमारा रॉन्ग है। आगे बढ़ते हैं। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? तो केवल और केवल एक इसमें सही माना जाएगा। ओनली 1 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। देखिए कथन 1, हवा का पैटर्न उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणावर्त और दक्षिणी गोलार्ध में वामावर्त होता है। नेक्स्ट है, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में हवा के पैटर्न की दिशा कोरियोलिस प्रभाव द्वारा नियंत्रित की जाती है, यानी कि ये कोरियोलिस बल पर आधारित प्रश्न है। ये बिल्कुल सही है उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध में। परंतु यहां पर हवा का पैटर्न उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणावर्त नहीं होता है, ये वामावर्त होता है, और दक्षिणी गोलार्ध में ये दक्षिणावर्त होता है, ना कि वामावर्त होता है। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंगली हमारा पूछा क्या गया है कि कूट ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। सेकंड है कि ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही है। तो भाई ए गलत है और आर सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पक्षाभ मेघ बर्फ के क्रिस्टल के बने होते हैं। पक्षाभ मेघ का आधार सपाट होता है और ये गुंबद की तरह दिखाई देते हैं। कपासी मेघ सफेद और पतले होते हैं। ये तो नहीं है भाई, ये सफेद और पतले नहीं होते। पक्षाभ मेघ का जो आधार है ये सपाट होता है, गुंबद की तरह नहीं होता, ये पतले होते हैं बहुत, यानी कि पक्षाभ पंख के जैसे ये दिखाई देते हैं। कपासी मेघों को उच्च मेघों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, ये भी गलत है। देखिए भाई, ये जो पक्षाभ मेघ है ना, ये बर्फ के क्रिस्टल के बने होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। ज्यादा ये मोटे नहीं होते हैं, बिल्कुल ये पतले से आपको देखने के लिए मिलेंगे। हाँ, उच्च अक्षांशों पर ये आपको मौजूद दिखाई देते हैं, पानी की छोटी बूंदों के रूप में ये मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट 1 है ये हमारा राइट होगा। 2004 का ये प्रश्न है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, एक काम करता हूं, नहीं तो आपको दिखेगा नहीं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विषुवतीय प्रदेशों में वर्ष को 4 प्रमुख ऋतुओं में विभाजित किया गया है। यह स्टेटमेंट पहले मैं आप बता दूं कि ये रॉन्ग है भाई। आगे का क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही मैं बता देता हूं कि ये रॉन्ग है। कारण यह है कि विषुवत रेखीय प्रदेशों में, अर्थात जो 5 डिग्री उत्तर से लेकर 5 डिग्री दक्षिण के मध्य वाला एरिया होता है, यहां पर किसी भी प्रकार के मौसम परिवर्तन की घटनाएं नहीं देखी जाती। यहां पर वर्ष भर जो टेम्परेचर है ये मेंटेन बना रहता है और यहां पर वर्ष भर वर्षा होती है और इसीलिए यहां पर सदाबहार वनों का विकास देखने के लिए मिलता है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में अधिक वर्षा होती है। वर्ष भर वर्षा होती है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई केवल और केवल यहां पर ग्रीष्म ऋतु में ही वर्षा हो, तो यह भी रॉन्ग ही है। अगले पर चलते हैं। चीन तुल्य जलवायु में वर्ष भर वर्षा होती है। चीन तुल्य जलवायु क्षेत्र में वर्ष भर वर्षा होती है। यह स्टेटमेंट सही इसलिए है क्योंकि चीन तुल्य जलवायु में 2 प्रकार से वर्षा होती है भाई। एक तो है संवहनीय वर्षा, और एक आता है पर्वतीय वर्षा। ठीक, यानी कि जो चाइना में मौजूद पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जैसे लाइक कुल्लुन, अल्तुन, नानशान, इन पर्वतों से टकराकर भी पर्वतों के जो पवनाभिमुख ढाल होते हैं वहां पर वर्षा होती है। तो पर्वतीय वर्षा भी होती है और यहां पर संवहनीय वर्षा भी होती है, इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। उष्णकटिबंधीय उच्च भूमियां विभिन्न जलवायु के ऊर्ध्वाधर अंचल प्रदर्शित करती हैं। 30 डिग्री के अक्षांश, 30 डिग्री के आसपास वाले रीजन की बात हो रही है, ये भी सही है। तो कौन से कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है कि बैरोमीटर रीडिंग में
अचानक आई गिरावट से निम्नलिखित में से किस मौसमी स्थिति का संकेत मिलता है? मौसमी तूफान है। ठीक है, 100 बार पढ़े हैं इसको, हमने डिस्क्राइब करने की भी आवश्यकता नहीं है। रॉरिंग फोर्टीज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भाई ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है और आई थिंक ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन भी है। हाँ, तो ये है आपका वास्तविकता में होमवर्क, जिसका आंसर मैं नेक्स्ट सेक्शन में आपको दूंगा। यदि आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर इसका कर सकते हैं। होमवर्क का मतलब ये होता है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप समझें, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहा हूं तो, और आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दें। साथ ही साथ पुनः जाते जाते कि आपको यदि किसी भी बैच से ज्वाइन होना है तो आप मेरा कोड AKB लाइव लगाना ना भूलें, जिससे मैं आपकी ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर सकूं, और साथ ही साथ आपको इसका द्वारा मेरा असिस्टेंस भी प्राप्त हो सके और आने वाले फ्यूचर में किसी प्रकार की समस्या का समाधान मैं आपके लिए इजी ढूंढ सकूं। और ये है मेरे टेलीग्राम हैंडल, ये है मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, ये है फेसबुक पेज, इन पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। यानी कि जाकर चैनल ज्वाइन करना या ना करना, इसकी PDF जरूर डाउनलोड कर लेना, क्योंकि भाई क्वेश्चन विद सॉल्यूशन आपको वहां पर प्राप्त हो जाएंगे। तो चलिए भाई, यदि ये सेक्शन आपको पसंद आया हो तो MWF में ये क्लासेस आती हैं, अर्थात वीक में 3 डेज, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। आज है फ्राइडे, शाम को 7 बजे ये अपलोड होती हैं। तो आप यदि सपोर्ट करना चाहते हैं तो इनको एक बार आप शेयर अवश्य करिएगा। थैंक यू। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।